नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज 21 जुलाई 2020। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण नामक पाठ की मैंने प्रश्नावली कराई थी बच्चों। उसके बाद मैंने आप लोगों को दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अतिरिक्त कभी कभी हमें प्रश्नों में दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना होता है, तो उनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है हमें कौन कौन से कोण बराबर लाने पड़ते हैं, जिनकी सहायता से हम उन्हें समांतर सिद्ध कर सकते हैं। ये मैंने कंडीशंस भी बताई थी। तो बच्चों, आज मैं इसी से रिलेटेड एक प्रमेय बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो प्रमेय दी हैं आपकी बुक्स में, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 8th की, उसमें जो प्रमेय दी होती हैं उन्हीं से हम प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि प्रमेय एक तरह का एक ये लगाइए गाइडलाइन है और वो फार्मूला है सवाल हल करने के लिए। तो आप प्रमेय अच्छी तरह अगर समझ जाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं। तो ये प्रमेय ले रहा हूँ मैं। ये प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। ये बताया तो था मैंने नियम कल। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। मैंने आपको बताया था एकांतर अंतः कोण माने जब दो रेखाएं समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशाओं में तिर्यक रेखा द्वारा एक रेखा पर बाईं ओर और एक रेखा पर दाईं ओर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो वो बराबर होते हैं, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया है मैंने। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें एक पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है, और वो पी क्यू तिर्यक रेखा ए बी रेखा को ई पर और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है। ठीक है। तो जब भी हम प्रमेय हल करते हैं या साध्य वाले हमारे जितने भी प्रश्न आएंगे प्रूफ करने वाले, हमें प्रूफ करना होगा कि जो भी हमें प्रूफ करना है उन सवालों को हल करने के लिए हम तीन मुख्य हेडिंग लेंगे। दिया है या ज्ञात है, जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में, जो चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में वो दिया है में आ जाता है, और क्या हमें आंसर लाना है या हमें क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसको हम अगले हेडिंग सिद्ध करना है हमें लिखते हैं। और लास्ट में हल या उत्पत्ति, किस तरह से हमारा हल आया, किस तरह से ये प्रूव हुआ, वो हम उत्पत्ति में या हल में लिखते हैं। ठीक है। तो दिया है में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, इनका नाम ए बी और सी डी लिखा है मैंने। इन्हें एक तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है, और ये तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को ई पर तथा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकांतर कोण बराबर होंगे यहाँ पर। अब एकांतर देखिए, दो जोड़े बनने हैं यहाँ पर। अभी अंतः एकांतर की बात कर रहा हूँ मैं। एक ए ई एफ, ये बाईं ओर बन गया तिर्यक रेखा द्वारा ए बी पर। ठीक है। अब सी डी पर दाईं ओर जो कोण बन रहा है वो एफ पर बन रहा है, बराबर कोण ई एफ डी। ये हमें लाना है, कोण ए ई एफ बराबर कोण ई एफ डी। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जो एकांतर कोण होते हैं उन्हें हम वो हम जेड का अक्षर बनाते हैं अंग्रेजी का, ये भी समझ लीजिए आप। ठीक है। और दूसरा एक युग्म और बन रहा है एकांतर कोण का, वो बन रहा है सी एफ ई। देखिए जरा चित्र में, सी एफ ई, ये उल्टा जेड बन रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में ऊपर ए बी रेखा पर ई पर जो कोण बन रहा है कोण बी ई एफ, ये बराबर होंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ई एफ बराबर कोण ई एफ डी और कोण सी एफ ई बराबर कोण बी ई एफ। ठीक। अब हल बता रहा हूँ बच्चों। हल या जिसे हम उत्पत्ति कहते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर का चिन्ह बना रखा है मैंने, दो खड़ी रेखाएं। ये समांतर के लिए होता है, समांतर को निर्देश करने के लिए। ठीक है। तो ए बी समांतर सी डी, अर्थात ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और इन्हें पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जरा ई बिंदु पर देखिए, पी ई बी संगत कोण माने तिर्यक रेखा द्वारा दोनों समांतर रेखाओं पर एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर, या दाईं ओर या बाईं ओर। तो ए बी रेखा पर तिर्यक रेखा ने जो दाईं ओर कोण बनाया वो पी ई बी है, और इसी तिर्यक रेखा ने सी डी रेखा पर एफ पर कोण बना रखा है वो है ई एफ डी।
तो ये संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो क्या आ गया हमारा, कोण PEB बराबर कोण EFD, क्योंकि ये संगत कोण है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, कहा था मैंने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जरा यहाँ पर देखिए, AB और ये तिर्यक रेखा, केवल AB रेखा को देखिए और तिर्यक रेखा को देखिए, ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आमने सामने के कोण PEB, इसके सामने का कोण E पर जो बन रहा है विपरीत दिशा में AEF होगा। तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कोण PEB बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कोण AEF। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। बाएं पक्ष में पहली समीकरण में कोण PEB है और समीकरण 2 में भी बाएं पक्ष में कोण PEB है। जब दो समीकरणों के कोई पक्ष आपस में बराबर होते हैं, बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी हमेशा बराबर होंगे, या दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ इन दोनों समीकरणों में बाएं पक्ष बराबर हैं, अतः इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष बराबर कर दीजिए। समीकरण 2 में दाईं तरफ क्या है, कोण AEF बराबर के बाद दाईं ओर, और समीकरण 1 में दाईं तरफ क्या है, कोण EFD। तो हमारा आंसर आ गया कोण, इसलिए कोण AEF बराबर कोण EFD। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, ये दोनों एकांतर कोण हैं और आपस में बराबर आ गए हैं। ठीक है। अब जरा एक संगत कोण और देखिए, QFD को देखिए। QFD नीचे की ओर बना हुआ, ठीक है, नीचे की ओर बना हुआ, और इसी के संगत दूसरा कोण E बिंदु पर बन रहा है, उसका नाम क्या है, BEF। ये भी संगत कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और अब एक चीज़ और देखिए, जो QFD, क्योंकि यहाँ पर तिर्यक रेखा और CD रेखा एक दूसरे को F पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे। कोण QFD, इसके सामने जो अपोजिट, वो कौन सा कोण बन रहा है, CFE, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। मतलब पहली समीकरण में हमारा आया कोण QFD बराबर कोण BEF, और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी ये वाली, मतलब थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड ऊपर ले लिया हमने, ये थर्ड और फोर्थ आ गई। ये दोनों इक्वेशंस जो है, कोण 3 क्या आई, कोण QFD बराबर कोण BEF, और चौथी आई कोण QFD बराबर कोण CFE। तो इनमें भी बाएं पक्ष बराबर हैं दोनों समीकरणों में, तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरणों 3 और 4 से कोण CFE, चौथी समीकरण का दायां पक्ष, बराबर तीसरी समीकरण का दायां पक्ष, कोण CFE बराबर कोण BEF। अर्थात ये दोनों कोण भी कैसे हैं, एकांतर कोण है। अर्थात ये हमारी प्रमेय है। ये प्रमेय से हमने ये सिद्ध कर दिया कि एकांतर, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये तभी होगा जब दो समांतर रेखाएं होंगी। अब बच्चों एक प्रमेय और बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिए। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये नियम मैं कल बता चुका हूँ। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, या तो दाईं ओर या बाईं ओर बने हुए जो अंतःकोण होते हैं, अंदर के, बाह्य नहीं, अंदर के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अर्थात संपूरक माने 180 अंश होता है। जब दो कोणों का जोड़ 180 होता है उन्हें संपूरक कहते हैं। तो हमें यहाँ चित्र मैंने बना रखा है, देखिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। PQ तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, कहाँ पर काट रही है, किस बिंदु पर, E और F पर। ये दिया है, आ जाएगा आपका। अर्थात AB समांतर CD और तिर्यक रेखा PQ इन्हें बिंदु E और F पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो अंतः कोण बन रहे हैं एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अब जैसे तिर्यक रेखा PQ है, उसके दाईं तरफ देखें हम अंदर के कोण, बाहर, ये जो जैसे E पर बाहर की ओर, PEB तो बाहर की ओर बनाया, खुला है बाहर को, अंदर जो बना कोण है E पर अंदर की ओर, वो कौन सा कोण है, BEF, है ना। और नीचे F बिंदु पर अंदर की ओर कौन सा कोण बना है, EFD। इन दोनों का योग 180 अंश होगा, यह हमें लाना है। कोण BEF बराबर कोण EFD बराबर होगा 180 अंश। इसी तरह से बाएं
बाईं तरफ भी देखिए तिर्यक रेखा के अंदर की ओर बने दो कोणों का योग ए ई एफ धन कोण ई एफ सी, इनका योग भी 180 अंश होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हल देखिए, उत्पत्ति या हल। तिर्यक रेखा पी क्यू एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तिरछी खींच रखी है तो सीधी ना, वक्र रेखा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा पी क्यू एक सरल रेखा है जो ए बी को ई पर काट रही है, देख रहे हैं आप चित्र में, ठीक है। तो यहाँ पर ई बिंदु पर, यह तिर्यक रेखा के साथ ई बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं। ई बिंदु पर बाएं हाथ की ओर देखिए आप, कौन कौन से कोण बन रहे हैं? पी ई बी, दाएं हाथ की ओर, सॉरी दाएं हाथ की ओर पी ई बी, और ई बिंदु पर इस साइड को कोण बन रहा है दूसरी तरफ बी ई एफ। तो ये एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 अंश होता है, जिसे हम रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं, ठीक है। मतलब ये दो कोण क्या बना रहे हैं? एक रैखिक युग्म। कौन कौन से? कोण पी ई बी और कोण पी ई एफ एक रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो इनका योग, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा, 180 अंश होगा। रैखिक युग्म अभिग्रहित से हम पढ़ चुके हैं पहले परसों। तो इसलिए कोण पी ई बी धन कोण बी ई एफ बराबर होगा 180 अंश, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी और पी क्यू तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब पी ई बी का संगत बताइए कौन सा है? दाईं ओर बना हुआ दूसरी रेखा पर ई एफ डी। तो कोण पी ई बी बराबर होगा कोण एफ ई डी, सॉरी ई एफ डी, क्योंकि ये संगत कोण है। अब जो पी बी का मान आया है, कोण पी ई बी बराबर कोण ई एफ डी आया है, पी बी और ई एफ डी बराबर है, तो हम पी बी की जगह कोण ई एफ डी लिख सकते हैं। तो मैंने ऊपर समीकरण 1 लिखी है वाली, जो रैखिक अभिग्रहित से आई थी, कोण पी ई बी धन कोण बी ई एफ बराबर 180 अंश, समीकरण 1 थी। इस समीकरण 1 में कोण पी ई बी की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? कोण ई एफ डी। तो कोण पी ई बी आया था पहले, उसकी जगह कोण ई एफ डी लिख दिया, प्लस कोण बी ई एफ जो दूसरा है वो ऐसे लिख दिया। बराबर के बाद क्या था? 180 अंश, ठीक है। या आप बी एफ को पहले लिख दीजिए, ई एफ डी को पीछे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए, ठीक है ना, क्रम में नियम है ना। तो कोण बी ई एफ को मैंने पहले लिख दिया, प्लस कोण ई एफ डी को बाद में लिख दिया, बराबर 180 अंश। अर्थात हमारा आंसर आ गया है कि दाईं ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश आ रहा है, अर्थात ये संपूरक हैं। तो इसी तरह से आप बाएं पक्ष का भी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश निकाल सकते हैं। उनको आप स्वयं निकालिए। पहले क्या करेंगे आप? रैखिक युग्म जैसे दाईं ओर बन रहा था ई बिंदु पर, ऐसे ही बाईं ओर भी बन रहा है। तो क्या कौन कौन सा बन रहा है जरा बताएंगे? कोण ए ई पी ई ए और कोण ए ई एफ, इन दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। कौन कौन से? पी ई ए और सॉरी हाँ पी ई ए और ए ई एफ, इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। अब संगत कोण देख लीजिए आप, पी ई ए और ई एफ सी, ये संगत कोण है, ठीक है। तो आप पी ई ए की जगह क्या लिख देंगे? ई एफ सी, वो मान रख देंगे जैसे पहले वाले में किया मैंने। तो इस तरह से आपका ये भी आ जाएगा, कोण ए ई एफ धन कोण ई एफ सी बराबर 180 अंश। अतः हमने ये सिद्ध कर लिया है कि जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश ही आता है, अंतः कोणों का योगफल, ठीक है। और अतः हम कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब चलिए बच्चों प्रश्नावली की ओर चलते हैं। ये प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न, जो मैंने नियम आपको बताए हैं आपने ध्यान से सुन लिए होंगे, परसों से देखे भी होंगे, वीडियो मेरी देखी होगी अच्छी तरह से, और उसको घर पर आपने अभ्यास भी किया होगा, पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया होगा। तो अब हम प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल ले रहे हैं। इसमें चित्र हमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी और सी डी समांतर हैं। अभी हमें यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ए बी और सी डी समांतर हैं, ये नहीं दे रखा है, लेकिन एक तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तिर्यक रेखा इसीलिए कहते हैं तिरछी काट रही है जो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चित्र में देखिए आप, तिर्यक रेखा है एक,
नाम तो नहीं लिखा उसका। तो वो एक सीधी रेखा होती है, मैंने बताया वक्र रेखा नहीं होती है। तिरछी चाहे खींची है हमने, लेकिन हुई तो एक सरल रेखा हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है देखिए, ये ए बी रेखा के साथ एक और तो ऊपर की ओर 50 अंश का कोण बना रही है, दूसरी ओर जो है एक्स, उस कोण का मान एक्स दिया हुआ है। तो ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं दोनों कोण, रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। 50 अंश और एक्स एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं या रैखिक युग्म बना रहे हैं। और जब रैखिक युग्म बनाते हैं दो कोण, तो उनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। रैखिक युग्म अभिग्रहित है एक, है ना। तो यहाँ पर 50 अंश और एक्स अंश जो है, एक्स का मान, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो 50 अंश धन एक्स बराबर हमने 180 लिख दिया है। अब 50 का पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 50, माइनस का हो जाएगा यहाँ पक्षांतर करने पर 50, तो यह आ गया 130 डिग्री। एक्स का मान हमें मालूम हो गया, वाई का भी निकाल लिए कहा था इसने। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए, एक्स और वाई कैसे कौन दिख रहे हैं आपको, जेड में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। मैंने बताया, आप अभी प्रमेय भी बताई है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, होते हैं क्यों। लेकिन यहाँ पर आप ये शर्त अभी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमें ये मालूम नहीं है कि ए बी और सी डी समांतर हैं, ये हमें मालूम नहीं है, तो हमें लाना है उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा सी डी के साथ एक और वाई और दूसरी वाई के सामने बिल्कुल विपरीत दिशा में 130 अंश का कोण बन रहा है। तो ये तो हम जानते हैं, ये नियम हमेशा लागू होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वाई के सामने 130 अंश का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर तिर्यक रेखा और सीधी रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। जहाँ पर वाई कोण बन रहा है और 130 अंश का कोण बन रहा है, उस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, उसके सामने के कोण 130 के बराबर। तो वाई का मान भी आ गया 130 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमारे एक्स का मान भी 130 अंश आ गया था, वाई का मान भी 130 अंश आ गया है। अब हमारा एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक्स और वाई, एक्स बाईं ओर का कोण है ए बी रेखा पर और वाई तिर्यक रेखा द्वारा, ठीक है ना, और वाई सी डी रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा दाईं ओर बना कोण है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। कैसे कोण है ये दोनों कोण, कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण का मान, एक्स का मान 130 आया है, वाई का मान भी 130 आया है। एकांतर अंतः कोण जब भी बराबर होंगे तो दो रेखाएं हमेशा समांतर होंगी, तभी ये कोण बराबर आएंगे। तो यहाँ पर एक्स तथा वाई एकांतर अंतः कोण है और बराबर भी आ रहे हैं, दोनों का मान 130 अंश आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों तिर्यक रेखा द्वारा ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करने से बन रहे हैं, एक बाईं ओर बन रहा है एक दाईं ओर, इसलिए एकांतर है और आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये कोण जब बराबर आते हैं तो तभी दो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी चित्र हमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ और वाई अनुपात जेड, वाई और जेड का अनुपात दिया है, वो बराबर है 3:7, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्स वाई जेड जो है कोण है, दिखा रखे हैं कोण में, ठीक है। तो ये चित्र बनाया है मैंने यहाँ पर। ये देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ए बी समांतर है सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, ये ध्यान दीजिए। और सी डी समांतर है ई एफ के, ये भी दिया हुआ है। ए बी सी डी के समांतर था, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, सी डी ए बी के समांतर है और सी डी ई एफ के भी समांतर है। तो जब एक रेखा अन्य दो रेखाओं के समांतर होती है तो सभी रेखाएं समांतर हो जाती हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ तीनों समांतर हैं परस्पर, ठीक है। तो ए बी समांतर सी डी हमें दिया हुआ है, इसको हम सी डी समांतर ए बी भी लिख सकते हैं, कहा मैंने। और दूसरा हमें सी डी समांतर ई एफ भी दिया है ना। तो यहाँ पर सी डी जो है ए बी और ई एफ दोनों के समांतर है, इसलिए ए बी और ई एफ भी, ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली लास्ट वाली रेखा भी ये समांतर होंगी आपस में, सभी समांतर होगी आपस में, अतः ए बी समांतर ई एफ होगा। अब तिर्यक रेखा एक खींची है, यह तिर्यक रेखा, अब आप फर्स्ट और लास्ट वाली लाइन देखिए, बीच वाली सी डी अभी है ही नहीं, समझ लीजिए ए बी और ई एफ है, समझ लीजिए उनको, ये तिर्यक रेखा एक तिरछी रेखा काट रही है, उसका नाम कुछ नहीं लिखा है। तो तिर्यक रेखा ए बी और ई एफ को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स और जेड
ये कोण कैसे दिख रहे हैं आपको? एक्स देखिए तिर्यक रेखा द्वारा ए बी रेखा पर बाईं ओर बना कोण है, और जेड तिर्यक रेखा द्वारा ई एफ पर दाईं ओर बना कोण है। एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर ए बी और ई एफ समांतर हैं और एक्स और जेड जो है एकांतर कोण है, अतः ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात एक्स बराबर होगा जेड। कोण एक्स जो है कोण जेड के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दे रहा हूँ। ठीक, अब तिर्यक रेखा ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी को देखिए, ई एफ खुद मत देखिए, इनको भी तिर्यक रेखा ये काट रही है ना। यहाँ पर एक्स और वाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, बाईं ओर। एक्स भी बाईं ओर बना है तिर्यक रेखा के, वाई भी बाईं ओर बना है, और वो अंतः कोण है दोनों। आपने पढ़ रखा जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण हमेशा संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो एक्स और वाई यहाँ पर कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एकांतर नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, अतः इनका योग हमेशा 180 अंश होगा। इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। अभी पहली वाली ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए आप। अब पहली क्वेश्चन में देखिए एक्स किसके बराबर था? जेड के बराबर। ठीक, एक्स का मान जेड के बराबर है, मानो एक्स की जगह हम जेड लिख सकते हैं। और अभी आया सेकंड इक्वेशन हमारी एक्स प्लस वाई बराबर 180, तो हम एक्स की जगह यहाँ जेड लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, एक्स की जगह जेड रख दिया, तो जेड प्लस वाई बराबर 180 अंश। यह आ गया समीकरण 3 हमारा। ठीक हो गया। अब ये हमें क्यों निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में वाई और जेड का, इसलिए हमने वाई और जेड के रूप में निकाल लिए तीसरी समीकरण। ठीक, अब हमें वाई अनुपात जेड कितना दिया हुआ है? 3:7। अनुपात को मैंने आपसे कहा है कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वाई अनुपात जेड माने वाई बट्टे जेड बराबर 3:7 माने 3/7। इसको हम बजगुणन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाईं तरफ के अंश को दाईं तरफ के हर से गुणा करें, वाई को 7 से तो 7 वाई बराबर बाईं तरफ के हर को दाईं तरफ के अंश से गुणा करें 3 से जेड को तो 3 जेड, 7 वाई बराबर 3 जेड। अब हम वाई का मान निकालना चाह रहे हैं तो वाई के साथ जो गुणा 7 है वो दाईं तरफ बट्टे में चला जाएगा, तो वाई बराबर 3/7 जेड। अब जो हमारा वाई का मान आया है, इस वाई के मान को समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 आपने निकाल रखी है जेड प्लस वाई बराबर 180 अंश, वहाँ पर वाई का यह मान रख दीजिए। वाई की जगह 3/7 जेड रख दीजिए, क्योंकि वाई हमारा 3/7 जेड के बराबर आ चुका है। तो वाई की जगह आप 3/7 जेड रखिए, तो वाई की जगह 3/7 जेड धन जेड की जगह जेड बराबर के बाद था 180 अंश। अब यहाँ 3/7 जेड, यहाँ बट्टे में 7 है, लेकिन प्लस जेड में बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लेकर के आप इनको एलसीएम लेकर के, 7 एलसीएम लेकर के इसको जोड़ सकते हैं। अब मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ पर भिन्न के रूप में है और एक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो बट्टे के 7 से, जो पहले 3/7 जेड में बट्टे का 7 है, उस 7 से सामने वाले दूसरे वाले जेड को गुणा कर दीजिए सीधे, 7 जेड हो गया। 7 जेड में 3 जेड पहले वाले जोड़ दीजिए, 3 जेड प्लस 7 जेड, बट्टे में 7 ही रहेगा, ऐसे भी जोड़ते हैं, बराबर 180। ठीक है, अब 3 जेड प्लस 7 जेड हो गया आपका 10 जेड बट्टे 7। ठीक, हमें जेड का मान निकालना है, तो बाईं तरफ जो हर की संख्या हो दाईं तरफ 180 के साथ गुणा में जाएगी, और जो बाईं तरफ गुणा में है जेड के साथ वो दाईं तरफ बट्टे में चला जाता है। तो इसलिए जेड बराबर 180 × 7 बट्टे 10, 1 0 से 0 कट गया, 18 7 126, 18 7 जा 126। तो ये जेड का मान हमारा आ गया। जेड का मान कितना आ गया? जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री। हमें एक्स का मान निकालना था। अब आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 हमें दी है जेड बराबर एक्स या एक्स बराबर जेड, ये दिया था हमें, एक्स बराबर जेड या जेड बराबर एक्स, एक ही बात है, ए बराबर बी कहो या बी बराबर ए। ठीक है, एक्स बराबर जेड था हमारा, पहली क्वेश्चन आई थी हमारी, तो इसलिए मतलब एक्स और जेड के मान बराबर होंगे। जेड का मान 126 डिग्री आ गया है, तो एक्स भी कितना होगा? 126 डिग्री। तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, और अगर प्रश्नावली के कुछ सवाल आप हल कर सकते हैं तो स्वयं एक बार हल करके देखिए, और कोई प्रश्न आपको ये जो मैंने बताया है उसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो ग्रुप में आप उसको लिख के भेजें कि ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा आपको फिर से समझाऊंगा। और ये प्रमेय अवश्य आप देख लीजिए। और बच्चों, मैंने पहले गृह कार्य भी दिया हुआ है, उस गृह कार्य को हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि जब आप विद्यालय खुलेगा तो ये मैं आपकी फेयर वर्क कॉपी भी देखूंगा और एक गृह कार्य का काम भी आपका वहाँ भी कॉपी में भी देखूंगा। ठीक है, चलिए इसको आप बनाइए, देखिए, और कहीं पर कोई दिक्कत आती है
तो बेहिचक आप पूछ भी लीजिए।